नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात 5G तकनीक के विस्तार से होने वाले परिवर्तन की। वर्ष 2035 तक 5G तकनीक से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन के योगदान का अनुमान है, यानी कि 3,673 करोड़ रुपए की आर्थिक मजबूती 5G तकनीक भारत को दे सकती है। भारत में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 5G जैसी उन्नत तकनीक के जरिए विकास की उजली तस्वीर को देखने के साथ साथ जमीनी स्तर पर इसके सफल क्रियान्वयन और चुनौती पर भी सवाल जरूरी है। हम मौजूद हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा के रांची कैंपस में। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा, 5G तकनीक का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि हाई स्पीड और डाउनलोडिंग और अपलोडिंग पलक झपकते इसके जरिए हो जाएगी। इसके अलावा मैं समझना चाहूंगा कि 5G तकनीक को कैसे आप समझा सकते हैं, कैसे उपयोग बता सकते हैं उसका। जैसा कि हम जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी मोर और लेस हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के बारे इट इज़ मोस्ट सिनोनिमस टू इट। बट हाई डेटा स्पीड ट्रांसमिशन खाली डाउनलोड और अपलोड का नहीं है, इससे हम एक क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारे डिवाइस में मुझे अगर एक ऐप डाउनलोड करना है तो मेरे डिवाइस की इंटरनल मेमोरी यूज़ होगी, बट अब ये क्लाउड स्टोरेज अगर यूज़ होगा तो मेरे डिवाइस की स्टोरेज स्पेस भी बच जाएगी और एक तरह से अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है तो वो एक बड़े सर्वर में एक कंपनी के द्वारा जो यूज़ होगा उस पर मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा। एक लो लेटेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है 5G में। लो लेटेंसी है कि जिस टाइम इंटरवल हमारे क्लिक से और उस क्लिक का आउटपुट जो टाइम इंटरवल होता है वो लो लेटेंसी हम लोग कहते हैं उसे। तो लो लेटेंसी एक इम्प्रूव हो जाएगी कंपेयर टू 4G एंड 3G टेक्नोलॉजी जो ऑफर करते हैं। आज जहां 4G पे हम मुश्किल से ही 1000 या 2000 सिस्टम एक लाइन पे चला पाते हैं, वहां 5G के आने से हमें 60,000 तक के सिस्टम्स एक साथ चलाने की सुविधा प्राप्त होगी। तो इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, उसमें 5G का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम आते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा 5G के वजह से। सबसे पहले तो जो लोग हैं उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेंसी में बहुत आसानी होगी। फिर एक टेक्निक है जो है रिमोट सर्जरी की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, पर अभी इंडिया में वो उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं आई है। तो उसमें रिमोट सर्जरी जब बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरनेट व्यवस्था होगी तब, और जो कि लो लेटेंसी चाहती है, तो उसमें रिमोट सर्जरी भी काफ़ी आसानी से हो पाएगी। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 5G टेक्निक से हम बहुत ज़्यादा जो क्रॉप्स है, वेदर है, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं और उसके बदौलत बहुत ही अच्छे से और जो उत्पादन है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं अभी के स्तर से बहुत ज़्यादा। 5G का सुविधा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी और देता है, तो इससे एक हम जो विलेज एरियाज है वहाँ पे हम एजुकेशन को और ज़्यादा फ्रंट सीट में ला सकते हैं। 5G plays a very important role, right from education to creating job opportunities to creating entertainment as well. 5G टेक्नोलॉजी कैसे हमारे देश के शिक्षा तंत्र को, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत और बेहतर बना सकती है। 5G के इंटरनेट स्पीड और उसके सारे यूजेस के वजह से हमारे यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग अब एक नई पॉसिबिलिटी बन गई है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ थिंग वेयर यू डू नॉट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग ऑन योर डिवाइस। वो आपके क्लाउड पर स्टोर होती है और आप जब चाहे वहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और जब चाहे डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको मेमोरी पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दुनिया भर के रिसोर्सेज, दुनिया भर की क्लाउड जब आपके जस्ट एक फिंगर टैप से दूरी पे। 4G का आना हुआ था, लागू हुआ था, वैसे ही मोस्टली स्कूल डिजिटलाइज हो गए थे। मोस्टली वहाँ पे डिजिटल क्लासेस लगा दी गई थी। लोगों को मोस्टली पिक्चरों से सिखाया जा रहा था, डायग्रामों से सिखाया जा रहा था, कंप्यूटराइज चीज़ों से सिखाया जा रहा था। दूसरा फ़ायदा ये था कि जैसे आप 2013-2015 में देखेंगे कि जैसे ही जियो आया, जियो ने आते ही इतना सस्ता इंटरनेट दिया। 3G 4G बूम पे चला गया था उस टाइम। सबके पास नेट डिवाइसेस आ गए, सबके पास एक्सेस आ गया था इंटरनेट को लेके। इसका सबके पास डिवाइसेस आ गए, इंटरनेट एक्सेस आया, पर इसका सबसे अच्छा बेहतर दिखाया कोविड ने। कोविड में जैसे ही सब बच्चे घर पे रुके तो सबको ऑनलाइन यूज़ का सिस्टम समझ आया। जैसे जो कुछ सिटीज़ थी जहाँ पे बच्चे जाया करते थे घर परिवार छोड़ के, वो सारे डिसेंट्रलाइज हुए। कोटा, दिल्ली, कोटा में जे की कोचिंग, नीट की कोचिंग करने जाया करते थे, दिल्ली में IAS की तैयारी करने जाते थे, वो सब के सब अब घर बैठ के ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ पा रहे थे। उसका केवल एक ही कारण था कि इतना जल्दी इंटरनेट मिलना भारतवर्ष को, और इतना जल्दी उसका लागू हो जाना, इतना जल्दी स्पीड और सबके पास एक्सेस। बहुत बहुत ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र को इसने गति दी है। एडुकेशन के मामले में देखते हैं तो गांव में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास फ़ोन्स नहीं है या फिर उनका वहाँ पे नेटवर्क की कमी है। तो पहले तो जो हमारी सरकार है उनको इस क्षेत्र में देखना चाहिए कि वहाँ पे नेटवर्क की कमी क्यों है। उसके बाद उस क्षेत्र में वहाँ 5G के लेकर के उन्हें थोड़ा ये देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव में जहाँ हम अभी जाते हैं विलेज एजुकेशन प्रोग्राम करने, तो वहाँ मैंने देखा है कि बहुत से घरों में अभी तक स्मार्टफोन तक नहीं है, उनके पास 2G 3G तक नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में पहले उन्हें देखना चाहिए। इंटरनेट की जो प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी है, वो महंगी हो रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? चूंकि 5G तकनीक की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर वो तो अभी की तुलना में तो महंगी ही है, तो ये आपको लगता है चुनौती होगा? अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में सोचना है, तो हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि 5G ना सिर्फ हमारे इंटरनेट को बढ़ाता है बट ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ता है। सिर्फ सरकार अगर अकेले कोशिश करेगी तो मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। सरकार को प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छी तालमेल बैठानी पड़ेगी ताकि सरकार और देश के प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के साथ ही साथ अच्छे से इस तकनीक को लॉन्च कर सके। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जियो और एयरटेल ये 2 कंपनियाँ हैं जिन्होंने भारत में 5G को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ अभी वोडाफोन और आइडिया जो कि एक साथ कंपनी बन चुकी है VI, उन्होंने भी कुछ शेयर्स खरीदे हैं और वो भी अब 5G को जल्दी भारत में लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर और प्राइवेट सेक्टर सामने आएंगे तो हमें एक बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा। 5G ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इम्प्लीमेंट हो सकेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत के क्षेत्र और भागों को कवर कर पाएंगे। जहाँ तक 5G की बात है, भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में ऑलरेडी ये लॉन्च कर दिया गया है और धीरे धीरे समय के साथ इसके विस्तार के बारे में भी सोचना चाहिए। पर एक भारत एक नेशन मतलब पूरा कनेक्ट करने के लिए जो बात की हो जाए तो उसके लिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले से ही थोड़ा सा मतलब पुअर 3G 4G सिस्टम है उसको पहले इम्प्रूव करना चाहिए, एंड सब्सिक्वेंटली जो 5G इम्प्रूव हो रहा है वो चलते रहना चाहिए। बेसिकली जो इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है ये 2 प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हुआ है। एक है NSA, एक है SA, नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क एंड स्टैंड अलोन नेटवर्क। तो भारतीय एयरटेल आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या कर रही है स्टैंड अलोन नेटवर्क। इससे क्या होगा कि जहाँ 4G है 4G के स्पेक्ट्रम को ही वो अपग्रेड कर रही है, 4G के टावर में ही 5G ला रही है। तो इससे क्या हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे फ़िलहाल अभी 5G की सुविधा उपलब्ध कराना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, 4G को ही अपग्रेड कर दें। उससे हमारी कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि अभी बैंड अलॉटमेंट हुआ, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हुआ, तो उसमें कुछ कंपनियां में 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो N78 बैंड है उस पर ज़्यादा फोकस किया। इसके पीछे की कारण क्या हो सकती है? तो इसके पीछे की सिंपल सी एक कारण है कंपनियों की कि वो ग्रामीण एरिया को टारगेट कर रहे हैं, जो कि 2014-15 के समय 4G के समय नहीं हो पाया था, जो काफ़ी लेट से पहुंचा, 2018-19 हो गए। बट अब आप डेवलपमेंट देखो कि जहां 3 साल लगे ग्रामीण क्षेत्र में आने को, वैसे ही अब सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो बोल रही है कि 2022 तक के एंड तक मेजर सिटीज़ में आ जाएंगे और 2023 तक ऑल ऑफ द इंडिया कवर हो सकती है। मैं अब यहाँ से समझना चाहूँगा आप लोगों से कि भारत जैसे देश में 5G तकनीक के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं, वो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी तक 350 से 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2G और 3G फ़ोन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आय इतनी है कि अगर वो 4G का स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो वो उनकी औसत आय का 20 से 30% हिस्सा खा जाती है। तो वो चाहते नहीं हैं कि वो उतने पैसे लगाएं। तो एक चीज़ होगी कि हमें 5G तकनीक को सस्ता करना होगा। जैसे हमने उज्ज्वला योजना के साथ लोगों को जोड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान की, वैसे ही अगर 5G से, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस एग्रीकल्चर में, एडुकेशन में, तो इसके साथ सब्सिडी दी जाए तो वो किया जा सकता है। और दूसरा जो इशू है कि इसे फैलाया कैसे जाए हर जगह, क्योंकि 4G नेटवर्क बहुत सारे टावर्स पे काम करता है। जैसे हर साल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे नए सिम्स आ रहे हैं, तो उन्हीं टावर्स पे लोड बढ़ रहा है। तो किसी भी चीज़ पे अगर लोड बढ़ेगा तो वो सिस्टम थोड़ा ख़राब होगा ही, ये हर चीज़ में होता है। तो उसी तरह से उसको ठीक करने के लिए हमें नए सिस्टम्स को, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। जो भी कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीद रही हैं उनको अपने अच्छी सर्विस देने के लिए नए
सिस्टम्स, नए टावर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होगा एजुकेशन का, मास एजुकेशन का, क्योंकि हमने देखा है कि यूएसए और कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे ऑलरेडी 5G इम्प्लीमेंट हुआ था, जब कोरोना का टाइम आया था तो वहाँ बहुत अफवाहें फैलने लगी थी कि 5G टावर्स के कारण कोरोना हो रहा है एंड ये सब। और हमारा देश ऐसा है जिसमें हम कई जगह स्ट्रगल करते हैं विथ पॉवर्टी, विथ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर फूड. I don't think they'll be able to actually implement it with full heart unless the government steps in, not with just monetary support, although I agree that that is needed, but also with its use and its utilization and what it can do for us. ठीक है, लेकिन देखिए कॉस्ट इफेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आप भारत जैसे देश में जहां पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास आर्थिक चुनौतियां हैं, ऐसे में हम 5G के फ़ोन के इस्तेमाल की बात करें तो जो हैंडसेट है मोबाइल फ़ोन, वो अभी हम ये सुन रहे हैं कि 25,000 से नीचे का कोई फ़ोन नहीं है, तो ऐसे में तो भारत की आबादी का बहुत बड़ा तबका इससे वंचित रह जाएगा. तो ये इसको हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं? अगर आप कंट्रीज़ की लिस्ट देखें जहाँ पे डेटा सबसे चीपेस्ट है, आप पाएंगे कि इंडिया में 5th सबसे चीपेस्ट डेटा मिलता है. अगर आप अब इसे और सब्सिडाइज़ करते हैं या और सस्ता करते हैं तो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनको अपने पैसे पे रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो हमारे पास वो उसका चांस नहीं है. हाउएवर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन वर्क ऑन हैंडसेट्स. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में हैंडसेट्स की व्हाट शुड आई से असेंबली शुरू हुई है. प्रोडक्शन अभी भी हम उस सपने से थोड़ी दूर है, पर अभी असेंबली शुरू हुई है. तो हमें क्या करना होगा, $200 यानी 15,000 रुपीज़ से सस्ते हमें 5G हैंडसेट्स बनाने होंगे. इट विल टेक सम टाइम बट इट हैज़ टू बी अ रोड मैप विच वील नीड टू वर्क फर्दर ऑन, और इफ वंस वी अचीव दैट गोल 5G विल बी अ रियलिटी. हम आज तक कोई भारतीय सफल फ़ोन नहीं बना पाए हैं. क्या वजह है इसकी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, चिप मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम इसमें अभी तक पीछे हैं? आप देखिए सॉफ्टवेयर पार्ट में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है. हाउएवर हम हार्डवेयर में पीछे इसलिए रह गए क्योंकि यहाँ पर सिलिकन चिप्स एंड वगैरह की कल्चर कभी नहीं आई. आप हार्वर्ड देखेंगे, जो सिलिकन वैली जिसे कहते हैं, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स वगैरह वगैरह, उन्होंने सबसे पहले अपने हार्डवेयर को डेवलप करने पर समय बिताया. हमारे यहाँ ऑब्वियसली फंड्स की कमी है. हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं पर कॉलेजेस नीड टू कोप अप विद टाइम्स. What not our college is very good in this matter, however not all colleges are as privileged as we are. So वहाँ क्या होता है कि वहाँ labs की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है. So this results into people learning of bookish knowledge instead of actually implementing what they have learned, and that lack of implementation results in lack of startups in hardware sectors. क्या कारण है और कैसे काम हो रहा है मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन को हम बना सकें और हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें? ये कैसे संभव होगा? हमारा मेन प्रॉब्लम एक मेड इन इंडिया फ़ोन लाने में अभी ये रहा है कि चिप टेक्नोलॉजी अभी ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रही है, जो कि एक डेवलप्ड नेशंस के साथ ही रही है. वो जैसे ताइवान हो गया, चाइना हो गया. हमारे इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, इस चिप टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए एक हमारे इंडस्ट्रीज़ को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और एक क्लीन वाटर सप्लाई चाहिए होती है, जो एक बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है फॉर दिस इंडस्ट्री टू फ्लरिश. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. जो कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेटअप क्रिएट करना और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना इस इंडस्ट्री के लिए, ये एक मेजर कारण हो रहा है कि हम लोग नैनो चिप टेक्नोलॉजी और ये सब टेक्नोलॉजी में पीछे रह जा रहे हैं. मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस हमारे देश में? मेरे ख्याल से एक लगता है एक चीज़ है कि इस मार्केट में जहाँ पे हम लोग कदम रखने वाले हैं, ये कंसिस्टेंसी की मार्केट है. कुछ दिन पहले की बात है, माइक्रोमैक्स ने कुछ बहुत बढ़िया फ़ोन्स लॉन्च किए, काफ़ी डिमांड हुई उनकी मार्केट में. बट अब क्या हुआ, 6 महीने बाद कोई नामो निशान नहीं, कुछ पता नहीं. अब जब कंपनी आगे आएगी तभी तो लोग उन पर भरोसा करेंगे. वो आगे ही नहीं आ रही है तो फिर हम कैसे उनको मान लें कि हाँ नहीं ठीक है. उन्होंने फ़ोन्स काफ़ी अच्छे निकाले बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या हुआ, वो नहीं मिल पाए. तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आनी होगी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लाना होगा, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी. क्योंकि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना है. कि देखिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में हम ये देख रहे हैं कि चाइना जैसे देश, साउथ कोरिया जैसे देश, जापान जैसे देश बहुत ज़्यादा आगे हैं. ऐसे कंपटीशन के बीच में भारत जैसे देश में हम किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं 5G के इस्तेमाल के साथ? देखिए कोई भी बिजनेस का
उसके कस्टमर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ ट्रस्ट। कोई भी कंपनी हो दैट वो ट्रस्ट पे टिकी होती है। आप अगर एक छोटा एग्जांपल भी ले ले, एक छोटा रेस्टोरेंट का भी ले ले, तो कई कई ऐसा भी होता है उसको सालों लग जाते हैं एक ट्रस्ट बनाने में कंज्यूमर की तरफ से। तो ये चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका के जो कंपनीज़ है तो उनका यही है कि वो ट्रस्ट बनाए रखे कई साल से। सो अगर इंडिया से ऐसा कोई फ़ोन आएगा जो इतना तगड़ा होगा तो उसको भी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी ताकि वो कुछ सालों बाद जाके ऐसा एक ट्रस्टेबल ब्रांड बन सके। सी व्हाट वी नो इज़ रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में हम अचानक से इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर देंगे जो कि अचानक वो सीधा एप्पल या आईफोन ही बनाने लग जाएगी। इट शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस और यहाँ पे गवर्नमेंट को सेट इन करना ही होगा, क्योंकि वी हैव सीन कि यहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पूरा टैक्स भी चाहिए और फिर वो चाहती हैं कि वो आपके स्टेट में इन्वेस्ट भी करें। ऐसा दोहरा व्यवहार होगा तो यही होगा कि हम लोग वही माइक्रोमैक्स हम लोग 2010 में सटे चिपके रह जाएंगे और बाकी सारे देश हमसे आगे निकल जाएंगे। कोई भी फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता कभी भी। आप अगर एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए तो उससे शिपमेंट का कॉस्ट कम पड़ता है जो लेबर का कॉस्ट वो लोग चाइना से लेते हैं। वो लोग आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको फ़ोन में मैन्युफैक्चर्ड बाय ये यूएसए मिले भी नहीं सकता। आईफोन में हो सकता है डिज़ाइन बाय यूएसए लिखा हुआ हो। तो मेड इन चाइना भी आपको मेड इन चाइना छुपा दिया जाता है और दे दिया जाता है डिज़ाइन बाय यूएसए। तो और आपको फिर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए फिर आपको ताइवान का ही इस्तेमाल करना। तो आप एक चीज़ भूल जा रहे कि दुनिया मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है एक। तो फिर इसीलिए आप अगर बोल रहे कि हाँ हमें एक मेक इन इंडिया फ़ोन का ज़रूरत है तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ कि इंडिया अपने दम पे सब कुछ कर लेगा। आपको ग्लोबल रिलेशंस और कैसे आप अपना कॉस्ट मतलब कम कर सकते हैं, चाहे वो आप शिपमेंट में करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, आपको वैसे सोचना होगा। हम चाहते हैं मेक इन इंडिया, बट हम ये भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें मेक इन इंडिया हो जाए, जिस कारण से हमारी कंपनीज़ गिर जाती है ग्लोबल मार्केट में। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट का सिर्फ बेनिफिट यही है कि दैट इज़ मेड इन इंडिया, नहीं जाएंगे इंडिया के लोग। इंडिया के लोगों को चाहिए रिलायबिलिटी एट द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट। अगर हम फ़ोन बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मार्केट में एंटर करने के लिए अगर इंडिया ट्राई कर रहा है तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसा लाना होगा जो लोगों ने नहीं देखा। सेकेंड थिंग हम ये कर सकते हैं कि जिस प्राइस पे चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, वी कैन डू कॉस्ट कटिंग। जैसे कि 5G एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो इसे इम्प्लीमेंट करना इन रूरल एरियाज़ काफ़ी आसान है, पर और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बस कंसिस्टेंसी और बेसिकली 4 पिलर्स पे ध्यान देना चाहिए, लाइक डिजिटल कनेक्टिविटी, cost of the device, cost of the data, and the most important that is called notion is digital first. And I guess अगर ये सब पे ध्यान दिया जाए तो ये 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जाएगी एंड हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा। जैसा कि यहाँ पे मेरे दोस्तों ने बताया कि कैसे कोई भी फ़ोन मेक इन इंडिया पूरी तरह से कभी नहीं बन सकता है, हमें बाहर से मदद करनी चाहिए ही होगी। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ की एक जगह पे हम बाहर से मदद ले रहे हैं पर वहीं हम उन पे अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी जब आएंगी तो काफ़ी सारा कंप्यूटिंग जो है वो क्लाउड पे ही हो जाता है, काफ़ी सारा डेटा क्लाउड पे ही होता है। तो ये चिप्स की ज़रूरतों को कम करेगा जिसके कारण हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स कम लगेंगे फ़ोन। और सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग पर हमारे यहाँ पर काम शुरू हो गया है। हाँ, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े उसके मैन्युफैक्चर प्लांट लग चुके हैं जिस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। हाँ बिल्कुल काम चल रहा है और इसलिए हमारा अगर हार्डवेयर कंपोनेंट कम होगा तो हम कम कॉस्ट पे फ़ोन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये एक्सेसिबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा। 5G टेक्नोलॉजी के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि जोड़ दिया जाए तो कैसे ये एक प्रभावी तकनीक बन सकती है, इसका कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं? कंप्यूटर क्या है? तो इंसान जो खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकता, इतना सारा डेटा हो जाता है, तब हमको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ता है। दैट इज़ वेयर द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सो 90s में जब बैंकिंग सिस्टम का ओरिजिनेट किया तब हम लोगों का डेटा और ज़्यादा बढ़ गया, डेटा यूजेज और ज़्यादा बढ़ गया। तो डेटा साइंस और एआई का कॉन्सेप्ट तब भी नहीं आया था, बट डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट तब से ओरिजिनेट होने लगा है। बट एज हम लोग 2020s में बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग 2050s की तरफ बढ़ेंगे। सो द अमाउंट ऑफ डेटा इज़ ग्रोइंग एज पर स्टैटिस्टिक्स 2025 के अराउंड ऑलमोस्ट 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे कंट्री में।
सो ऐसे में AI models are will be very much important to analyze the data and predict the future. मुझे याद आता है कि IBM ने ऑलरेडी एक AI मॉडल बनाया है वॉटसन, and it has been used to accurately diagnose cancer before it got to terminal stages, and that has helped many people. But Watson के साथ क्या है, हमारा इंडिया में जो प्रॉब्लम आती है वो है कंप्यूटिंग हार्डवेयर की और इंटरनेट की, बिकॉज वॉटसन टुक पेटाबाइट्स एंड जेटाबाइट्स ऑफ डेटा. बट 5G के आते ही हमारी ये जो लिमिटेशन थी कि हमारे पास ना डेटा फार्म्स थे और ना ही हार्डवेयर चिप्स थी, वो घट जाती है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि फ्यूचर 5 साल के बाद हमें इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स दिखेंगे जो कि मे बी मेडिकल फील्ड्स में, एंड स्पेशली क्योंकि हम फार्मिंग बेस्ड नेशन हैं, फार्मिंग में हेल्प करेंगे और फील्ड फार्म्स में ऑलरेडी बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या आ सकती हैं. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 5G केवल जैसे मोबाइल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, रादर देन 5G एज अ कनेक्शन है, फास्टेस्ट कनेक्शन. सो मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ एज एन कनेक्शन यूज़ करती है. लाइक मोस्टली जो EV व्हीकल्स हैं, अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर अभी के जो व्हीकल्स हैं, वो मोस्टली 5G एज एन कनेक्शन यूज़ करते हैं. सो और वहाँ पे व्हीकल्स में मोस्टली AI भी होते हैं, जैसे अभी टेस्ला हुआ और भी कार्स हुई, उनमें AI भी यूज़ होता है, प्लस एज एन 5G कनेक्शन भी यूज़ होता है. जो वो प्रॉपर एग्जांपल्स हैं कि AI और 5G को कैसे कंबाइन करके वो लोग प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं. जैसे अभी उनको 5G यहाँ पे नहीं है, बट उन लोग प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं. जैसे 5G एज एन यहाँ पे सबको लगता है कि वो एज एन कनेक्शन नहीं, वो एज एन स्पीड हुआ, ऐसे मोबाइल की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड, रादर देन 5G एज एन कनेक्शन होता है कि कितना तेज़ आप एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर पाएगा. सो कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इट वुड बी ईजियर, और विद हेल्प ऑफ AI वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप भी मॉनिटर कर पाएंगे. आप देखेंगे AI और 5G के बाद जब जितनी कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, बॉट्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं, तो वो दैट विल ब्रिंग इन टू प्राइवेसी इशूज़, डेटा ब्रीचेस एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ विच यू विल नॉट रियली इमेजिन इन दिस एरा, जब हमारे पास इतनी कनेक्टिविटी नहीं है. पर इट्स लाइक इट्स अ नेसेसरी इविल आई कैन से, बट इट्स स्टिल अ बिग थिंग, एंड ऑब्वियसली यू वोंट लाइक टू इन्फ्रिंज योर प्राइवेसी. तो आई गेस AI का इतना बढ़ना इज़ नॉट जस्ट अ गुड थिंग, मतलब इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैकलैशेस विद इट. मतलब तकनीक का इस्तेमाल संभल कर करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमको आने वाले भविष्य में परेशानियों का सामना ना करना पड़े. 5G और AI का सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा है 5G का, द नंबर ऑफ डिवाइसेस अक्रॉस अ नेटवर्क जो कनेक्ट हो सकते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. जैसे अगर हम एक घर की बात करें तो एक घर में बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होंगे जो नेटवर्क से कनेक्टेड है. एक शहर में मिलियंस ऑफ डिवाइस ऐसे हो जाएंगे जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, फिर पार्किंग स्पेस इश्यूज़ जो हो गए, वो सब को रेगुलेट करने में बहुत एक शहर को काम आएंगे. तो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट में 5G एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. 5G और AI के विस्तार से हमें रोज़गार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो बहुत सब चीज़ पढ़ना चाहते हैं, वो बहुत चीज़ जानते हैं. तो जैसा हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे 5G में विस्तार होगा, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन AI के साथ भी करेंगे, और निश्चित ही रूप में हमें एम्पावरमेंट में बढ़ोतरी की मतलब अपेक्षा रहेगी. एक कंपनी सबसे पहले यही चाहती है कि उसका जो काम है वो बहुत एफिशिएंट वे में और बहुत कम कॉस्ट में उसका काम पूरा हो जाए. तो AI का क्या काम है कि मतलब वो ह्यूमन एरर को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देती है, एक बहुत लार्ज स्केल में ख़त्म कर देती है ह्यूमन एरर को. और 5G क्या कर सकता है कि AI को काफ़ी बड़ा बूस्ट दे सकता है कि तेज़ स्पीड में ये काम पूरा हो जाए, एंड ऑब्वियसली एफिशिएंट तो होगा ही होगा कंपनी के लिए. 5G और AI के इस्तेमाल से हम, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मेंशन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी तरीके से हम हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं. हेल्थ केयर में हमें स्पेशली इसकी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो है हमारे हेल्थ के रिपोर्ट्स वो बहुत फास्ट आएंगे, डॉक्टर्स जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे और एक्शन टाइम बहुत फास्ट बढ़ जाएगा. साथ ही साथ इसके यूज़ से हमारा जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो स्पीड है, एक्शन टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. आज के डेट में हम देख रहे हैं कितने जगह इवन फेसबुक जैसी कंपनीज़ में बग्स मिल जा रहे हैं, लोग उसे हैक कर ले रहे हैं. तो आगे क्या इसकी क्या गारंटी है कि 5G में लेटेंसी कम है तो कहीं ना कहीं और फ़ायदा हो जाएगा हैकर्स को और जल्दी सिस्टम हैक करके इन्फॉर्मेशन निकालने का. और आज की डेट में मुझे नहीं लगता स्पीड से ज़्यादा बढ़ कि अपनी डेटा हमेशा सबसे फर्स्ट मोड प्रायोरिटी होती है सबकी. कितने लोग ऐसा मानते हैं कि डिसएडवांटेज हैं, तो क्या किया जाए फिर? तकनीक का इस्तेमाल आज के समय की मांग है, यदि उसकी परेशानी है, उससे खतरा है, तो क्या होना चाहिए? एक ही सोल्यूशन है जो कि होगा इनोवेशन
इन्वेंशन और इंक्यूबेशन लैब्स का यूजेज, ताकि लोग नए तकनीक अच्छे से बना सकें, ताकि हम अपने तरह से इतने दृढ़ बन जाएं कि हमें साइबर सिक्योरिटी का खतरा ठीक है, तकनीक का खतरा है तो क्या तकनीक छोड़ दिया जाए? अब एयरप्लेन से क्रैशेस होते हैं तो एयरप्लेन चलने बंद तो नहीं हो जाएंगे, ट्रेन टकराती है तो ट्रेन चलनी तो बंद नहीं हो जाएगी। तो आई थिंक इफ टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप वी शुड एम्ब्रेस इट विद utmost conviction and there would be problems and we'll have to face them. जैसा कि यहाँ पे मेरे मित्र ने कहा कि भारत में अभी भी ये इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत जगह कोर्स नहीं है एआई पे और डेटा साइंस पे और एमएल पे। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट है कि हमें हमारा कोर्स को अपडेट करना होगा इस तरफ, ये एआई को लेके, 5G को लेके, और ताकि जो पीछे जो हम लोग का जो कोर्स जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, आज के नई तकनीकों के लिए युवाओं को और मतलब समझा सके कि आखिर ये दुनिया भर में चल क्या रहा है। So few years back when the government had made it mandatory that Aadhaar and the UPI should be linked, so उस समय भी people के mind में बहुत ज़्यादा apprehensions थी कि बहुत ज़्यादा data का risk है and all that. So because of that they didn't stop that thing and that thing is still there. And I feel that on the similar lines we should build upon our cyber security because we have the manpower to do so. कि जैसे हम भारत में देख रहे हैं कि अभी एआई, एमएल ये सब की कोर्सेज और ये सब बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे सब की कोर्सेज दे रहे हैं और उस पर बीटेक भी करवा रहे हैं। तो वैसे ही हमें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी एक कोर्स और मतलब अच्छे से एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। और इस पर एक और सुझाव जो मैं देना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विकसित देश है वो है रशिया। रशिया के हैकर्स और उसकी साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ऊंची है, यूएसए और चाइना से भी बेहतर है। और हमें पता है कि रशिया भारत का एक मित्र देश है, तो हमें रशिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस करने चाहिए और हमारे यहाँ की एजुकेशन को इम्प्रूव करवानी चाहिए। ठीक है, देखिए युद्ध के मैदान में हम ये कह सकते हैं कि जो शस्त्रों का इस्तेमाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शस्त्र हमारे पास में हो, उसे कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये हमारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से तकनीक के इस्तेमाल के लिए 5G से, जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा की और उसमें हमने ये देखा कि भारत के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर जगह हम 5G तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके खतरों से भी बचने का समाधान हमें निकालना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि इन युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से हम तकनीक के क्षेत्र में भी एक बेहतर भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आप सभी दर्शक न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।